हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 भूगोल विषय के अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो चैप्टर 1 और 2 के पाठ के भीतर दिए गए और साथ ही अभ्यास के प्रश्नों को हमने अच्छी तरह सॉल्व कर लिया है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। आज की इस क्लास में हम भूगोल विषय के अध्याय 3 अपवाह के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज संख्या 18 पर एक प्रश्न दिया गया है, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? यानी भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो इसका जवाब हो जाएगा गंगा नदी, कि भारत में गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है और इसका अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है। जैसा आपको इधर पास में मैप में दिख रहा होगा, ये गंगा नदी का क्या है, एक अपवाह तंत्र है जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है और फिर इसके साथ कई सारी नदियां आकर मिलती है। सबसे पहले यहाँ से भागीरथी नदी और अलकनंदा, ये दोनों देवप्रयाग में आके मिलती है और तब जाके ये नदी क्या कहलाती है, तब जाके ये नदी क्या कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र, ये सब उत्तरी भाग से आकर मिलती है, जबकि दक्षिणी भाग से यमुना और इसकी सहायक नदियाँ, जिसमें यमुना के साथ चंबल, सिंध, फिर ये बेतवा, कैन, टोंस, सोन, ये हुगली, ये सारी नदियाँ इसके दक्षिणी भाग से आकर मिलती है। जो यमुना नदी है वो गंगा में प्रयागराज में आकर मिलती है, ठीक है। और अंत में जाके जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जो कुचिकल जलप्रपात है, जो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, वो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। ये आपको कुचिकल जलप्रपात का चित्र दिख रहा होगा, जिसका दूसरा नाम क्या है, कुचिकल धबधबा जलप्रपात भी इसे कहते हैं। इसकी बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर है और ये कर्नाटक में वराही नदी पर बनता है। कौन सी नदी पर? वराही नदी पर बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अभ्यास प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? यानी हमें यहाँ पर कुछ अपवाह प्रतिरूप प्रणालियों के नाम दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा अपवाह प्रतिरूप वृक्ष की शाखाओं के समान होता है। तो वो होता है केंद्राभिमुख। कौन सा होता है? केंद्राभिमुख। जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा, इसमें ये समझ लीजिए अगर केंद्र है तो कई सारी मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियां एक बिंदु की ओर यानी एक जगह आकर क्या होती है, मिलती है। तो ऐसी प्रकार की अपवाह प्रणाली को हम क्या कहते हैं, केंद्राभिमुख अपवाह प्रणाली कहते हैं। अगला है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो वुलर झील है आपकी, वो कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बारे में अगर हम कुछ बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगर आपको कोई पूछे कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वो वुलर झील है और कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसके साथ ही एशिया की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उन झीलों में भी इसकी गिनती होती है। यानी सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है एशिया की, उन झीलों में भी इसकी गिनती होती है। अगर इसके असली नाम की बात करें तो वो है महापद्मा सार। क्या नाम है? महापद्मा सार। ये विख्यात क्यों है? तो ये अपने प्राकृतिक जलाशय के कारण और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रसिद्ध नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है, इसी कारण ये प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो जो नर्मदा नदी का उद्गम है वो अमरकंटक से है। कहाँ से है? अमरकंटक से। और अमरकंटक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगर हम नर्मदा नदी के बारे में कुछ और बात करें तो नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है, इस कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है और यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में? 3। कौन कौन से? एमपी यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इन 3 राज्यों में यह नदी प्रवाहित होती है। और यह विलीन कहाँ पर होती है? तो खंभात की खाड़ी में। जो गुजरात का, जो आपने मैप देखा होगा गुजरात में,
तो मैप में कुछ ये गुजरात का इस तरह इलाका है और यहाँ पर जो एरिया है वो कौन सा है, खंबात की खाड़ी है। तो यहाँ पर आकर ये क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है? लवणीय का मतलब होता है खारे पानी की झील, जिससे नमक भी बनाया जा सकता है। तो इसमें से कौन सी खारे पानी की प्रमुख झील है, वो है सांबर झील। सांबर झील कहाँ पर स्थित है? तो सांबर झील सांबर स्थान जयपुर के आसपास है, तो ये जयपुर में स्थित है। इसकी अगर कुछ विशेषताओं की बात करें तो देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, सांबर झील है। ठीक है, इसके साथ ही भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन सांबर झील से ही होता है। जैसा आपको नीचे चित्र में दिख रहा होगा, बिल्कुल नमक ही नमक आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रमुख शाकंभरी माता का मंदिर भी स्थित है। अब सांबर जो झील है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है? तो यहाँ पर मुख्य रूप से तो 3 ही आती है, लेकिन ऐसे टोटल 6 नदियाँ आकर मिलती है। एक मेड़ता, समोद, मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। इसमें से 3 प्रमुख है, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये 3 प्रमुख है और 3 और सहायक है। अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 190 से 230 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 190 से लेके 230 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत कह लो या दक्षिण भारत कह लो, तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, गोदावरी नदी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2525 किलोमीटर। वही बात करें गोदावरी नदी की तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इस कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगर बात करें इसके उद्गम की तो इसका उद्गम नासिक महाराष्ट्र में त्रयंबक की पहाड़ियों से होता है। कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र के अंदर नासिक नाम का स्थान है, वहां पर त्रयंबक नाम की पहाड़ी है, उन पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी का मतलब होता है ये ऐसा कुछ रास्ता, दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में से होकर नदी प्रवाहित होती है, यानी गहरी घाटियों से होकर संकरी घाटी जो होती है उनको बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो इसमें से जो तापी नदी है वो नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, जल विभाजन का क्या अर्थ है? तो जल विभाजन का जो अर्थ है वो ऐसी स्थल आकृतियों से है जो 2 नदियों के अपवाह को क्या करते हैं, परस्पर पृथक करते हैं, अलग अलग करते हैं। यानी 2 नदियां अगर बह रही है और उनके बीच में कोई ऐसी स्थल आकृति आ गई, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो या पहाड़ी हो, जो दोनों को क्या करती हो, अलग करती हो, तो ऐसी स्थल आकृति को या इस प्रकार की संरचना को क्या कहा जाता है, जल विभाजन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? यानी कौन सी नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो भारत में सबसे जो विशाल नदी द्रोणी है वो कौन सी है, गंगा है। यानी गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु एवं गंगा कहाँ से निकलती है? तो आप सब जानते होंगे कि जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। वही बात करें गंगा नदी की तो वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो आपको याद रखना है, सिंधु नदी मानसरोवर झील के बिल्कुल निकट स्थान से निकलती है, वही गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अगला प्रश्न है, गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहां पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो देखें, गंगा नदी की जो 2 मुख्य धारा है वो है भागीरथी और अलकनंदा। कौन है, भागीरथी और अलकनंदा, ये गंगा नदी की 2 प्रमुख धाराएं हैं और ये देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलकर, कहां पर, देवप्रयाग। देखो ये वाला स्थान है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं। देखो ये देखो, ये लाल लाल मैं यहाँ पेन से कर रहा हूं। यहाँ पर देखो ये भागीरथी नदी है और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ये आपकी दूसरी नदी अलकनंदा। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर देवप्रयाग में आके मिलती है और तब जाके क्या कहलाती है, ये नदी क्या कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि गंगा की 2 मुख्य धाराएं भागीरथी और अलकनंदा नदी है और ये दोनों देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलकर किसका निर्माण करती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं, लंबी धारा होने के बावजूद
तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद या सिल्ट क्यों है? यानी ब्रह्मपुत्र एक लंबी धारा है और इसका अधिकांश हिस्सा तिब्बत में स्थित है, लेकिन फिर भी तिब्बत के क्षेत्रों में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें गाद या सिल्ट कम क्यों है, इसका हमें कारण बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका मार्ग काफी लंबा है, यानी सबसे ज्यादा वो तिब्बत में ही बहती है, परंतु नदी में गाद की मात्रा क्या है, काफी कम है। और इसके कारण क्या है देखो, तो इसका कारण है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र में जल की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और इसके कारण अपर्दन करने की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, यानी ये मृदा का ज्यादा अपर्दन नहीं कर पाती है। अब गाद का मतलब क्या होता है, जो दलदली मिट्टी होती है ना उसको कहते हैं गाद, ठीक है। तो दूसरा, तिब्बत एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसका अधिकांश भाग कठोर सैलों यानी कठोर चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो अपर्दन जैसी क्रिया है वो बिल्कुल न के बराबर होती है, और इसी कारण से यहाँ पर गाद की मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तीसरा प्रमुख कारण क्या है कि तिब्बत एक ठंडा और शुष्क प्रदेश है। कैसा है, एक ठंडा और शुष्क प्रदेश है जहां वर्षा क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और इसी कारण से नदी में जो पानी की मात्रा है वो भी कम होती है, और साथ ही अपर्दन की क्षमता कम होने के कारण भी ब्रह्मपुत्र नदी में गाद की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? हमें बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी दो कौन सी नदियां हैं जो गर्त से होकर बहती है और समुद्र में प्रवेश करने से पहले विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। अब गर्त का मतलब क्या होता है, एक तंग रास्ता, तंग या पथरीला रास्ता होता है, बिल्कुल संकरा सा, उसे क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, या जिसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं घाटी, जहां पर दोनों तरफ पहाड़ या पर्वत होते हैं और बीच में एक संकरा मार्ग होता है, वहां से होकर नदी प्रवाहित होती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की दो नदी है, एक नर्मदा और एक तापी, ये दोनों नदियां गर्त से होकर बहती है, और ये नदियां महाखंड, प्रपात, भ्रंश घाटी और ज्वारंद मुख का निर्माण करती है, यानी ये विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। ठीक है, कौन कौन सी, महाखंड, जलप्रपात, भ्रंश घाटी और ज्वारंद मुख, इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, झीलों और नदियों के कुछ आर्थिक महत्व बताइए। हमें नदियों और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताने हैं कि इनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में किस तरह योगदान होता है। तो देखें, सबसे पहला बिंदु है, नदियां और झीलें आर्थिक रूप से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा क्या की जाती है, भूमि की सिंचाई की जाती है, जो देश में खाद्यान्नों की मात्रा को बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। जैसा आप जानते होंगे कि उत्तरी मैदान है, वहां पर सबसे अधिक नदियां पाई जाती है, और सबसे अधिक नदियां होने के कारण वहां कृषि पर्याप्त मात्रा में होती है, और इसी कारण से देश को खाद्यान्नों की आपूर्ति भी समय पर हो जाती है। ठीक है, दूसरा है विभिन्न प्रकार की जन उपयोगी परियोजनाएं, जैसे राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध आदि इन्हीं के कारण संभव हो पाई है। यानी जब नदियां और झील यानी काफी अधिक मात्रा में जब उपलब्ध होगा तो विभिन्न प्रकार के बांध वगैरह बनाकर उस पर विद्युत उत्पादन और अन्य प्रकार के प्रक्रम स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे अन्य जन उपयोगी जो कार्य है वो भी सिद्ध हो सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े बांध हैं, वहां पर बांधों से क्या किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो अगर पानी उपलब्ध है तभी तो हम बांध बना सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई सारी अन्य परियोजनाएं भी शुरू की जा सकती है। इसके अलावा जो नदियां और झीलें हैं वो पर्यटन उद्योग को क्या देती है, बढ़ावा देती है, और इसी कारण विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और क्या होते हैं, आर्थिक लाभ भी होते हैं। यानी नदियों और झीलों के कारण क्या होता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। जैसे आप बात करें उदयपुर की, झीलों की नगरी कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारी झीलें स्थित हैं, तो कई सारे विदेशी पर्यटक और सैलानी, ठीक है, बार बार उस झीलों को देखने के लिए आते हैं, जिसके कारण नौकायान होता है, वहां पर आसपास जो दुकानें लगी हुई है उनसे क्या होता है, रोजगार प्राप्त लोगों को होता है। अगला, देश के उद्योग और घरों में प्रकाश के लिए विद्युत इन्हीं नदियों और झीलों के जल से पैदा की जाती है, जिसकी अभी हमने चर्चा कर ली कि हमारे देश में जो ज्यादातर विद्युत का उत्पादन होता है वो जल स्रोतों से ही होता है। तो अगर अधिक मात्रा में जल उपलब्ध होगा तो जल की मदद से हम विद्युत का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं।
इसके अलावा भी नदियां और झीलें नौ संचालन के कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी नावों के संचालन के लिए इन नावों की सहायता से हम मालों को यानी कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से आवागमन कर सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के ईंधन की खपत भी ज़्यादा नहीं होती है। यानी जल मार्ग के जरिए हम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये नदियों और झीलों के कुछ महत्वपूर्ण लाभ या फायदे हैं। इसी कारण से नदियाँ और झीलें हमारी आर्थिक स्थिति के लिए अथवा देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, महत्वपूर्ण जरूरी है, बहुत ही जरूरी है और ये देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। ये कुछ झीलों के नाम हैं, हमें इनमें बताना है कि इनमें से प्राकृतिक झील कौन सी है और मानव निर्मित कौन सी है। प्राकृतिक का मतलब है कि जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है और मानव निर्मित का मतलब है कि जो मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृत्रिम रूप से बनाई गई है। ठीक है, तो देखें ये जो झील दी गई है इनमें से पहले बात करते हैं प्राकृतिक झीलों की। तो इसमें वुलर झील, डल झील, नैनीताल, भीमताल, चिल्का झील, पुलिकट झील, सांबर झील, बारापानी झील और लोकटक झील, ये कौन सी झीलें, ये सारी प्राकृतिक झीलें हैं। वही बात करें मानव निर्मित झीलों की तो गोविंद सागर झील, हीराकुंड, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर और निजाम सागर, ये सारी जो झीलें हैं वो कैसी है, मानव निर्मित झीलें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। हमें एक हिमालयी नदियां और एक प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनके बीच में प्रमुख अंतर क्या है उनको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वत से निकलने वाले नदियों की कि इन नदियों की क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत की जो नदियां है वो हिम आच्छादित शिखरों से निकलती है। हिम आच्छादित का मतलब होता है हिम धन आच्छादित, यानी बर्फ से ढकी हुई जो शिखर है, जो बर्फ से ढके हुए शिखर है, उन शिखरों से ये नदियां निकलती है। और इसी कारण से इन नदियों में जो जल है वो पूरे वर्ष भर क्या होता है, उपलब्ध रहता है। और ये नदियां कैसे होती है, 12मासी होती है, यानी वर्ष भर चलती रहती है। जैसे गंगा होगी, जमुना होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, तो ये हिमालय से निकलती है और इसी कारण से इनमें वर्ष भर क्या रहता है, पानी बहता रहता है, ये कभी भी सूखती नहीं है। दूसरा बिंदु है हिमालय की नदियां समतल उत्तरी मैदान में बहती है, यानी हिमालय की जो नदियां है वो हिमालय से निकलने के बाद एक समतल उत्तरी मैदान में बहती है, इसलिए ये नदियां सिंचाई और जहाज रानी के लिए भी क्या है, उपयोग है। जहाज रानी का मतलब है नौका संचालन के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, तीसरा हिमालय से निकलने वाली जो नदियां है वो अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, जिसे वो गंगा के मैदान में क्या देती है, बिछा देती है, या उत्तरी भारत के मैदान में बिछा देती है, जिसके कारण वहां पर पर्याप्त जलोढ़ मिट्टी उपलब्ध होने के कारण वो काफी उपजाऊ मैदान है और वहां पर कृषि बहुत ही आसान और बहुत ही व्यापक तरीके से होती है, क्योंकि कृषि के लिए जो उपयुक्त मृदा है वो वहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है और साथ ही पर्याप्त पानी की उपलब्धता है। इस कारण से जो उत्तरी भारत का मैदान है वहां पर पर्याप्त क्या होता है, कृषि होती है। अगला, इन नदियों से नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था की गई है, यानी हिमालयी जो नदियां है उनसे काफी मात्रा में उन नदियों में काफी मात्रा में जल उपलब्ध होता है, इसी कारण से उनसे अलग अलग स्थानों पर नहर निकालकर उनका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा रहा है। अगला, इन नदियों के किनारों पर कई बड़े बड़े नगर और व्यापार के केंद्र भी स्थित है। ठीक है, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योग है उनको किसकी आवश्यकता होती है, ज्यादा से ज्यादा जल की आवश्यकता होती है और उस जल की आपूर्ति उन नदियों से उन्हें हो जाती है। इसी कारण से इन नदियों के किनारे बड़े बड़े नगर और साथ ही बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र भी स्थापित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। तो दक्कन के पठार की नदियां या प्रायद्वीपीय नदियों के जिन पर्वतों में उद्गम स्थल है वे हिम आच्छादित नहीं है, यानी प्रायद्वीपीय नदियों का जो उद्गम है वो बर्फ से ढके हुए शिखरों से नहीं होता है। अतः ये नदियां ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है, यानी कि सूख जाती है, यानी ये नदियां वर्ष भर नहीं चलती है। ठीक है, दूसरा बिंदु, दक्कन की पठारी नदियां या प्रायद्वीपीय नदियां विषम चट्टानी धरातल पर बहती है, यानी ये अलग अलग प्रकार के धरातल पर बहती है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं समतल है, तो ये एक जैसे धरातल पर नहीं बहती। इसलिए न तो ये नदियां सिंचाई के लिए ज्यादा उपयोगी है और न ही जहाज रानी के लिए।
यानी न तो ये नदियां सिंचाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है और न ही नौकायान जहाज चलाने के लिए भी उपयुक्त है। तीसरा, जो प्रायद्वीपीय नदियां है वो अपने साथ दोमन मिट्टी नहीं लाती है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के विषम धरातल से होकर बहती है। ये इसी कारण अपने साथ किसी भी प्रकार की उपजाऊ मृदा लेकर नहीं आती है। अगला, पथरीला धरातल होने के कारण और नदियों के किनारे ऊंचे होने के कारण नहरें नहीं निकाली जा सकती। यानी इन प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो एक तो पथरीले धरातल से होकर बहती है और दूसरा इन नदियों के जो किनारे हैं वो कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं, यानी ये गर्त और गहरी खाइयों के रूप में बहती है। इसी कारण से यहाँ से नहरें निकालना भी मुश्किल है। संग्रहित जल छोटी छोटी नहरों द्वारा खेतों में सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता है और इन नदियों में जो संग्रहित जल है वो छोटी छोटी नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। और इन नदियों के किनारे बहुत कम बड़े नगर और व्यापार के केंद्र स्थापित है और विभिन्न प्रकार की अविषमताओं के कारण इन नदियों के किनारे बड़े बड़े नगर या व्यापारिक केंद्र भी स्थापित नहीं है। ठीक है, तो ये प्रमुख अंतर है हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। अगला है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। अभी हमने किसकी तुलना की थी, हिमालयी नदियां की और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। अब हमें करनी है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके पूर्वी भाग की ओर और पश्चिमी भाग की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की ओर बहने वाले नदियों की। तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में जो बहने वाली प्रमुख नदी है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये किस भाग में बहती है, पूर्वी भाग में बहती है। जैसे मैं बता दूं आपको मैप में, जैसे ये आपका मैप है तो यहां पर क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, तो ये आपका पूर्वी भाग है और ये कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग है। तो पूर्वी भाग की तरफ जो नदियां बहती है वो कौन कौन सी है, वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। और ये नदियां कहां पर जाके गिरती है, तो ये नदियां यहां पर कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और ये नदियां जिन घाटियों में बहती है वे इतनी तंग और उतनी गहरी नहीं होती है। यानी जो पूर्वी भाग की नदियां है वो जिन घाटियों से होकर बहती है वो ज्यादा तंग भी नहीं है और उतनी गहरी भी नहीं होती है। ठीक है, अगला है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो ये पश्चिम भाग की ओर जो नदियां बहती है उनमें प्रमुख नदियां है नर्मदा और तापी। कौन कौन सी है, नर्मदा और तापी दो प्रमुख नदियां है। और ये नदियां अपना जल कहां पर गिराती है, अरब सागर में जाकर गिराती है। ठीक है, और ये नदियां जो बहती है वो बड़े ही तंग और गहरी घाटियों से होकर बहती है। ये प्रमुख दोनों में अंतर है। आगे बढ़ते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसकी चर्चा अभी हमने पीछे कर ली थी, तो वो का वो आंसर आप यहां पर भी लिख ले, दोनों का उत्तर एक जैसा है। ठीक है, तो इसको मैं बार बार सॉल्व नहीं करा रहा। अगला प्रश्न है मानचित्र कौशल। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को चिन्हित कीजिए और उनके नाम लिखिए। कौन कौन सी, गंगा, सतलुज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी और दिहांग। इन नदियों को हमें बताना है। इसके बाद हमें कुछ झीलों को बताना है, चिल्का झील, सांभर, वूलर, पुलिकट और कोलेरू झील। तो देखें, ये आपके सामने मैप है, हमने यहाँ पर अलग अलग नदियों और झीलों को दर्शाया है। तो मैं आपको बताते चलूंगा। देखो यहाँ पर कौन सी झील है, जम्मू कश्मीर में है वूलर झील। कौन सी झील है, वूलर झील सबसे ऊपर है। ठीक है, ये जो नदी है कौन सी है, ये सतलज नदी है। कौन सी है, सतलज। ठीक है, फिर यहाँ पर राजस्थान में कौन सी झील है, सांबर झील है। ठीक है, फिर ये जो आपको नदी दिख रही है ये कौन सी नदी है, ये गंगा नदी है। ठीक है, फिर यहां पर जो ये नदी आपको दिख रही है ये कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। फिर यहां पर जो आपको ये नदी दिख रही है ये कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। इसके जस्ट नीचे कौन सी नदी है, ये तापी नदी है। ठीक है, पूर्वी भाग की ओर ये कौन सी नदी है, अभी हमने देखा था ये महानदी है। फिर यहां पर उड़ीसा में यहां पर कौन सी झील है, चिल्का झील है। फिर ये कौन सी नदी है, ये कृष्णा नदी है। फिर यहां पर आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है, कोलेरू झील है। और यहां पर कौन सी झील है, ये पुलिकट झील है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ से जो तिब्बत की ओर से नदी आ रही है आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश से होकर, ये कौन सी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सभी नदियों को अच्छे से मैप में दर्शा दिया। वूलर झील जम्मू कश्मीर में है, सतलज नदी यहां पर पंजाब से होकर बहती है, सांबर झील राजस्थान में है, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में आके गिरती है, तापी नदी भी अरब सागर में आके गिरती है,
ये गंगा नदी है, ऊपर ये ब्रह्मपुत्र है, फिर ये दामोदर है, ये महानदी है, ये चिल्का झील है उड़ीसा में, ये कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, और ये लोकटक झील है, ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 3 के अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है और आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी साइंस और मैथ्स के नोट्स चाहिए और किसी प्रकार की अन्य हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।